माय डियर स्टूडेंट्स, अजीत मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप लोग अपनी परीक्षा दे रहे हैं और अभी तो आपको उतना समय नहीं मिलता होगा इन प्रश्नों को विस्तार से समझने का, देखने का, लेकिन जब भी आपको अवसर मिले इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लें। ऐसा नहीं है कि ये सारे प्रश्न अभी ही समाप्त हो जाएंगे। ये नहीं है कि मैट्रिक का एग्जाम आपने दे लिया तो इन प्रश्नों से आपका नाता टूट गया। जी नहीं, जब तक आप अध्ययन करेंगे, किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते रहेंगे, इन प्रश्नों से नाता आपका कभी नहीं टूटेगा। ये ऐसा अटूट रिश्ता है जो आपके साथ जुड़ा रहेगा। तो आज मैं उपस्थित हूं उन शेष प्रश्नों को लेकर के जो कि कल के वीडियो में नहीं बने थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना उत्तर देख चुके होंगे या देख लेंगे, क्योंकि अभी तो परीक्षा की तैयारी चल रही है और प्रतिदिन अलग अलग विषयों की परीक्षाएं हो रही हैं। खैर, जब भी समय मिले अपना जांच अवश्य कर लें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को अवश्य बताएं कि आपने कितना सफल किया है, कितने प्रश्नों को सही ढंग से हल किया है और कितने अंक आप ला पाएंगे। मेरा प्रयास कितना सार्थक रहा, इसका अनुमान कम से कम मुझे लगे, ताकि मैं अपने प्रयास को सफल मान सकूं। तो आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51। प्रश्न 51 क्या कहता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रश्न है। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण ax² + bx बराबर c, यहाँ पर ध्यान देना है कि ax² + bx + c नहीं है, बराबर c है, और a डज नॉट इक्वल टू 0, अल्फा बीटा इसके मूल है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको पता है कि -b/a होता है। अब इसमें c की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए c को सीधे निगलेक्ट करेंगे और अल्फा प्लस बीटा -b/a, इसी पर अपनी नजर जमाए रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। ये प्रश्न कहता है कि यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 बराबर 0, इसका एक मूल है 1/3, यानी अल्फा का मान है 1/3, तो दूसरा मूल बीटा का मान क्या होगा? अब या तो आप इसके मूल ज्ञात कीजिए तब उसका उत्तर पाइए, और नहीं तो मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, उन सूत्रों की सहायता लीजिए, उसकी सहायता से भी आसानी से पा सकते हैं। और वो देखिए कैसे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान दिया हुआ है 1/3 और बीटा का मान निकालना है। c का मान हो गया 3 और a का मान 3, तो 3/3। ये 3 कैंसिल, बीटा का मान क्या हो जाएगा? ये 3 उधर जाके गुणा होगा तो 3 होगा। और यदि चाहें तो कैसे इसको बिना रफ किए हम सॉल्व कर सकते हैं, वो देखें। c/a क्या होगा? c/a 3/3 1 होगा। अब इसमें किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि 1 हो जाए? तो 1/3 में 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1 हो जाए। इन प्रश्न को देखें। यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0, इसके मूल वास्तविक हैं, रियल हैं एंड इक्वल हैं, समान हैं। समान कब होता है? जब d = 0। b² - 4ac = 0 होता है, तब इसके मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो यहाँ पर a का मान 9 है, b का मान 6k और c का मान 4, तो इस मान को रख करके हल करने पर k का मान मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा यदि आप अपना माइंड लगाएं, थोड़ा अपने थॉट को यहाँ डेवलप करें, तो देखिए बिना बनाए कैसे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो केवल 0 है। तो केवल 0 यदि हम यहाँ रख दें, x का मान यदि 0 रख देंगे तो k का मान यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा। x का मान यदि 0 रखें यहाँ पर तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए 0 नहीं हो सकता है। और 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, इसलिए ये तीनों नहीं होंगे और ये आंसर होगा। सॉल्व करके देखा जा सकता है, इसमें रख करके आप बना सकते हैं, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। 4y² + 4y + 1, इसके मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल c/a 1, c का मान 1
और ए का मान 4, तो 1/4। यहां देखें ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। x + 2 3x और 4x + 1 एपी में है, समानांतर श्रेणी में है। तो एपी में होने का मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इससे जितना ये अधिक हो या कम हो उतना ही ये अधिक होगा या कम होगा। अब इसका तो होता है सूत्र की x2 - x1 = x3 - x2। इस तरह से आप सेट करें, इसमें समय ज्यादा लगेगा, आसानी से सॉल्व करें। विकल्प की सहायता से प्रश्न के उत्तर को पकड़ें। एक यदि रखते हैं तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। एक रखने पर इसका मान 3 होगा, इसका मान 3 होगा और इसका मान 5 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। 2 रखने पर ये 4 होगा, ये 6 होगा और ये 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 3 रखने पर ये 5 होगा और ये 9 होगा, ये 5 होगा, ये 9 होगा और ये 13। 5 9 13, 4 का डिफरेंस हो रहा है, ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, समानांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12 का सार अंतर क्या है? एपी दिया हुआ है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब यहां देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस ये 4 के अंतर पे घट रहा है। अगला पद पहले पद से 4 कम हो रहा है, अर्थात कॉमन डिफरेंस इसका क्या होगा? क्लियर है कि -4 होगा। अगला प्रश्न, एपी 14 9 4 -1 -6 का 12वां पद 12th टर्म क्या होगा? अब ये देखिए ये टर्म घट रहा है, माइनस में जा रहा है, तो इसमें आंख मुद करके भी आप बना सकते हैं और सोच सकते हैं कि इन तीनों में माइनस नहीं है, ये 12वां पद आगे निगेटिव ही होगा। इसलिए सॉल्व करने की भी जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही है और शायद आपको भी नहीं होगी। एपी का पहला पद 13 है और कॉमन डिफरेंस -4 है, तो प्रथम 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो 10 पदों का योग S10 SN n/2 हुए प्लस n - 1 × d। इस फॉर्मूले पर आप बैठा करके और इसको हल कर लें। 10 10/2 2 × 13 प्लस n का मान 10, 10 में 1 घट गया 9 और कॉमन डिफरेंस है -4, तो 10/2 हो गया 5, 13 दूना 26, 36, 36 में ये घटेगा 10, 5 गुणा -10 यानी -50। y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है। तो y अक्ष पर कौन बिंदु होता है? y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब देखिए कि इसमें कौन x कोऑर्डिनेट 0 है। यदि बनाने लगेगा तो ज्यादा समय लगेगा, इसलिए बस देखिए y अक्ष पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है और सिर्फ यही एक विकल्प दिखाई देता है। इसलिए बिना बनाए केवल विकल्प देख करके हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। आप बना करके भी देखेंगे वही आएगा। यदि R 5 6 बिंदु 6 5 और B 4 y को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, A और B का मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु निकालना है। तो 6 4 का तो हो गया 5, 6 4 10 का आधा 5, इसे तो मतलब है नहीं। अब देखिए ये सही है। अब इसका डबल होगा, 6 दूना 12 और 12 में 5 घटेगा 7, अर्थात 5 और y का जो सम होगा, इन दोनों का योग वो इसका दुगना होगा। तो 6 दूना 12, तो y का मान क्या रखें? 7 होगा। तो इस तरह से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है बिल्कुल आसानी से, बिना फॉर्मूले पर बैठाए, केवल विकल्प को देख करके ही हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और इस तरह का थॉट, इस तरह का मेथड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आगे अभी बहुत लंबा सफर आपको तय करना है। ये नहीं है कि मैट्रिक का एग्जाम दे लिया और आपका काम खत्म हो गया, जी नहीं। आगे अभी और कठिन मार्ग मिलने वाले हैं कंपटीशन के, तो उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 61, यदि R 5 6 बिंदु 6 5 और B 4 y को मिलाने वाली रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट है R। नो, ये तो 60वां प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 61, बिंदु 6 -5 और 2 -11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक 2p है। तो p का मान, जैसे कि 60वां प्रश्न था वैसे ही ये भी है। तो यह
इससे मतलब नहीं है, x से मतलब नहीं है, ये p इसका डबल इन दोनों के योग के बराबर होगा, यानी -5 + 11 इसका आधा कर p का डबल यानी 2p और इन दोनों का योग, तो ये हो गया 6/2 3। इसकी कोटि y -7। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो आप जानते हैं कि एक्स अक्ष पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y नियामक 0 होता है। ये एक्स अक्ष का समीकरण है। सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। या तो इसको कॉसेक में बदल दे तो कॉसेक 80 हो जाएगा, या इसको tan में बदल दे तो tan 10 हो जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं और उनका केंद्रक का निर्देशांक या नियामक ज्ञात करना है। तो केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र आपको बताया गया है कि x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3। तो इनको जोड़े -1, ये हो गया 4, 4 और 8 12, 8 5 13 में घट गया 12, 12 को 3 से भाग देंगे तो 4, शुरू में 4 यहाँ पर है। अगला जांच करने की भी जरूरत नहीं है, चाहे तो जांच कर सकते हैं। 0 2 2 2 2 4, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65, ये -2 है। अब इसको देखें तो इनका सम 0 होता है, 2 और -2 0। ये -2 है, सॉरी, इसको सुधार दें। तो y कोऑर्डिनेट पर भी हम जांच कर सकते हैं। y के लिए हो जाएगा y1 + y2 + y3/3। तो इस पर भी रखेंगे। क्योंकि एक ज्ञात हो जाता है तो दूसरे की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस है, और इस पर जितना आप जल्दी आंसर पा लें वही आपके लिए फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर 66, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, r का मान 7 है। अर्धवृत्त की परिमिति, तो अर्धवृत्त की परिमिति होती है πr + 2r। πr 22/7, 22/7 × 7, और 2r हो गया 2 × 7 14, 7 से 7 कट गया, 22 + 14 36। किसी वृत्त पर बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा। tan 10 डिग्री, tan 15, tan 75, tan 80, इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए tan 10 और tan 80 जोड़ने पर ये 10 और 80 90 होगा, तो इसका मान 1 हो गया। 15 और 75 जोड़ने पर 90 होगा, तो इसका मान भी 1 हो गया। 1 × 1 = 1। tan थीटा बराबर √3, तो sec थीटा, tan थीटा का मान √3 होता है। tan थीटा का मान जब 60 डिग्री होता है तो ये √3 होता है। तो sec 60 डिग्री, sec 60 का मान होगा 2, क्योंकि sec थीटा का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। और दूसरी तरह से भी आप निकाल सकते हैं, इससे ट्रायंगल बनाइए, √3/1, ये लंब और आधार मान करके, ये थीटा हुआ तो कर्ण का मान निकालेंगे तो 2 आएगा। sec थीटा 2/1। क्वेश्चन नंबर 71, वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2 3 और -6 7। व्यास के सिरे, ये दोनों व्यास हो गए, ये व्यास के एंड पॉइंट हो गए। तो केंद्र का निर्देशांक अर्थात इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो 2 और -6, इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा -4, और उसका आधा करेंगे तो होगा -2 यहां पर। उसी तरह से यदि 3 और 7 को जोड़े तो 10, 10 का आधा 5, ये भी मिल रहा है। त्रिभुज एबीसी में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर है। तो एक ट्रायंगल है ABC, P और Q, P है AB पर, Q है AC पर। PQ पैरेलल BC, PQ BC के समानांतर है।
एपी का मान 3 है और बीपी पीवी का मान 2 है, एक्यू का मान 6 है और इसका मान x है। अब देखिए ये डबल हो रहा है तो ये भी डबल होगा, तो 2 का डबल 4। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 9:4, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 9:4। तो इसकी एक भुजा हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 3:2, और जो भुजा होती है वही हाइट भी होता है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3:2। त्रिभुज पीक्यूआर में पीक्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो कौन सा कोण समकोण होगा? क्योंकि इस तरह का ये इक्वेशन है तो ये कर्ण हुआ, कर्ण पीक्यू हुआ, और पीक्यू के सामने का कोण समकोण होगा, अर्थात आर 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 75, किसी वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एक वृत्त और दो बिंदुओं पर यह रेखा काट रही है तो इसको कहते हैं सेकेंड लाइन, छेदक रेखा। छेदक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छेद करते हुए निकल जाती है। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है तो ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? ये जीवा मान लिया जाए और वृत्त के केंद्र पर ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये ए है और ये बी, और यहां पर 60 डिग्री का कोण बनेगा। इस बिंदु पर यदि स्पर्श रेखा खींचे, इस बिंदु पर खींचे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 90 90 180, तो इसका योग भी 180 होना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ऐसा एक कंस्ट्रक्शन है आपके बुक में। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? हाउ मेनी टेंजेंट लाइंस? तो टेंजेंट लाइन वृत्त पर स्पर्श रेखा हर बिंदु पर खींच सकते हैं, जहां चाहे वहां खींच सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर, अनंत। 1 + tan स्क्वायर ए, ये सेक स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए चूंकि रूट में है तो ये सेक ए। कौसेक स्क्वायर 57 - tan स्क्वायर 33, या तो कौसेक को सेक में बदल दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 33 डिग्री 33। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या इसको कॉट में बदल सकते हैं तो कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से ऐसा प्रश्न एक पीछे भी था। क्वेश्चन नंबर 80, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। 48 और 42 एक दूसरे के पूरक हैं, कंप्लीमेंट हैं, और कॉस का पूरक साइन होता है, साइन का पूरक कॉस होता है। तो इनका वैल्यू चूंकि बीच में माइनस है तो ये दोनों वैल्यू बराबर है। यदि इसको साइन में चेंज करेंगे तो ये साइन 42 होगा, या इसको कॉस में बदलेंगे तो कॉस 48 होगा। तो इन दोनों का मान बराबर है, तो बराबर में बराबर को घटाएंगे तो रिजल्ट 0 होगा। यहां कहता है कि दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी है, मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन के लिए क्या करते हैं? मीडियन के लिए हम असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में उसको सजा लेते हैं, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या इसमें पहले देख लीजिए, 3 है। 3, 5, 6, 7, 8, 8 के बाद 9, 10, और इसके बाद 12। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 संख्याएं और 4 संख्याएं, 8 संख्याएं हैं। तो इन दोनों के बीच का मान होना चाहिए। 7 और 8 के बीच में क्या होगा? 7.5 होगा। बहुलक, मोड, सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? ये 9 है जो 4 बार आया है, इसलिए बहुलक 9 होगा। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 13। माध्य 8 है, माध्य 8.9 है, और माध्यिका 9 है। तो बहुलक क्या होगा? ये फॉर्मूला होता है कार्ल पियर्सन का, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। क्योंकि यदि आपने पीछे के क्लासेस को देखा होगा तो अवश्य ऐसे प्रश्न बताए गए हैं। तो माध्यिका है 9, और माध्य हो गया 2 गुणा 8.9, 3 9 27, 8 दूना 16, 1 17, 17.8। यदि इसमें से माइनस करें तो 9.2 होगा,
और इसका उत्तर डिजिट सम से भी पाया जा सकता है। डिजिट सम क्या होगा? 3 का, इन दोनों का डिजिट सम यदि करें तो 3 का 3 हो गया, 27 होगा गुणनफल, और ये हो गया 8, 8 दूना 16, 16 का 7, घटाएंगे। अब किसका डिजिट सम इसमें से 2 आएगा? इसका डिजिट सम 9 × 27 9 हुआ, 9 × 27 9 हुआ, और इसका डिजिट सम हो रहा है 7, तो 9 में 7 घटेगा तो 2। अब किसका डिजिट सम 2 आएगा? तो यही है, क्योंकि डिजिट सम छोड़ दीजिए, आप ये जनरल फॉर्मूले पर ही अभी बनाइए। 19 और 25 का समानांतर माध्य ज्ञात करना है। समानांतर माध्य यानी इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देना है। 19 और 25 को यदि जोड़ेंगे तो 44 होगा, 2 से भाग देंगे तो 22 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86, किसी घटना ई के लिए पीई और पीई नहीं, इनकी प्रायिकता क्या होगी? तो किसी घटना के घटने की प्रायिकता और घटना नहीं घटने की प्रायिकता, इन दोनों का जो योग होता है वो 1 होता है। तो इसमें 1 है। 2 सिक्के को उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? 2 सिक्के को जब उछाला जाएगा तो 2 शीर्ष आएगा, दोनों शीर्ष आएंगे, एक ही बार आएंगे, और टोटल पहला H, दूसरा T, फिर T, H, T, T, तो टोटल जो प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, वो 4 है, और एक अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम 4 है, तो 1/4 इसका उत्तर होगा। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है। ये है √3, यदि यह 1 है तो ये √3 है, तो उन्नयन कोण क्या होगा? ये 60 डिग्री का ट्रिपल होता है, √1 √3 60 डिग्री का ट्रिपल होता है। या tan थीटा यदि यहां पर ले तो tan थीटा लंब बटा आधा √3, तो 60 डिग्री होगा। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम ए बी क्या होगा? अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, तो ए बी। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, और यहां पर कोई संख्या माइनस में नहीं दी गई है। घटना की प्रायिकता 0 से कम या 1 से अधिक भी नहीं होती है, तो ये संख्या 1 से कम है, ये संख्या 1 से कम है, ये 33% भी 1 से कम है, और ये संख्या चूंकि इसका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये 1 से अधिक है, ये घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। 91, क्वेश्चन नंबर 91, अगला प्रश्न हमारा है समीकरण 7x² - 12x + 18 बराबर 0 के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? तो मूलों का योग क्या होता है? मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। इनका अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो फाइंड करना है, तो ये ए हटा दीजिए, बच गया माइनस बी और सी, तो माइनस बी, बी का मान -12, तो ये माइनस और वो माइनस मिल करके प्लस, और सी का मान है 18, 2:3, 12:18, 6 से कट जाएगा, 2:3। ax² + bx + c बराबर 0 के मूल बराबर है, तो मूल बराबर कब होते हैं? जब b² - 4ac 0 के बराबर होता है, तो रूट बराबर होते हैं। अब c का मान निकालना है, तो 4ac बराबर -b², माइनस कैंसिल, c बराबर b² बटा 4a। डी, y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा? y बराबर 10, y पर 10 जहां पर हो वहां पर लेंगे, y का मान हमेशा 10 रहेगा, और ये आलेख इस तरह से जाएगा, यानी एक अक्ष के समानांतर होगा, एक अक्ष के पैरेलल। कौन बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है? दोनों का माइनस होना चाहिए, x और y। एपी का पहला पद है और सीडी कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर डी है, तो प्रथम n पदों का योगफल, ये तो फॉर्मूला पूछ रहा है। प्रश्न जो आप लोगों को पूछे गए हैं बिल्कुल ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, थोड़ी सी तैयारी आपको अच्छी सफलता दिला सकती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 96, समानांतर श्रेणी 2 7 12 ... का 10वां पद क्या है? अब यहां पर देखिए 5 के अंतर पर ये बढ़ रहा है सीरीज, तो या तो 2 होगा
अब इसके बाद का टर्म यदि देखें तो 17 होगा, उसके बाद 22 होगा, तो अंतिम अंक या तो 2 होगा या 7 होगा। इन चारों विकल्पों में देखते हैं तो यहां पर 7 आता है अंतिम अंक। यूनिट डिजिट के आधार पर भी हम विकल्प का चुनाव कर सकते हैं, और नहीं तो आप इस फॉर्मूले पर बैठा करके निकाल सकते हैं। क्योंकि ये एमसीक्यू है और आपको समय की बचत करनी है, इसलिए यहां पर ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला लगाने के बजाय जितना जल्दी हो सके हम किस तरीके से उत्तर को प्राप्त करते हैं उसको खोजना अच्छा रहेगा। इसका एनवा पद क्या होगा, ये सीरीज दिया हुआ है। ए का मान 14 है, एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 14, एन माइनस 1, डी का मान है ये 5 घट रहा है तो -5, 14 -5 से गुणा करेंगे, -5n प्लस 5। अब देखिए -5n कहां पर है, यहां पर -5n है। 14 और 5 19। इसके प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा, क्योंकि यही सवाल यहां पर भी है और इसमें 10वां पद पूछ रहा है और यहां पूछ रहा है कि 10 पदों का योगफल। तो जब ऐसा दोनों मिलता है, यहां पर 10वां पद हमारा 47 मालूम हो गया, तो पहला पद 2 है और 10वां पद 47 है। सूत्र क्या होता है, n/2 a प्लस an, n/2 a प्लस an या a प्लस l। अब इसमें बैठा दे 5, 47 और 2 49, 245, 245। द्विघात समीकरण में x का मान क्या है, तो ये फॉर्मूला पूछ रहा है, जो कि ये बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता है कि ये सूत्र दिया हुआ है। अब ये प्रश्न देखें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट्स। यहां डिफरेंस देखिए, सूत्र होता है x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ करके और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। और यहां पर जिस तरीके से बनाना है उसको मैं सिखा रहा हूं। 9 और 15 इसका डिफरेंस क्या है, 6 है। 3 और 11 इसका डिफरेंस क्या है, 8 है। तो 6 8 इसका ट्रिपल यदि हम देखें तो 6 8 का 10 होता है। यानी लंब और आधार यदि माने तो ये कर्ण की वैल्यू, दूरी जो होती है वो कर्ण की ही वैल्यू होती है, तो 6 8 का 10 होता है। और नहीं तो दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार पूरे 100 प्रश्नों के हल दिए गए, आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए, और आप अपने उत्तर का मिलान अवश्य कर लें, अपनी जांच अवश्य कर लें। और आपने कितना अंक प्राप्त किया इसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मुझे आत्मसंतुष्टि हो कि मैंने जो मेहनत किया वो सार्थक हुआ। आगे के प्रश्नों को भी आप देखेंगे। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आज ही सीमित हो जाने वाले हैं, आगे भी इसको आपको देखना है। इस तरह से आपका ये एमसीक्यू का जो पोर्शन था पूरा 100 प्रश्नों को हल कर दिया गया। आप आगे तैयारी करते रहें और उम्मीद करता हूं कि आप इससे अवश्य लाभान्वित होंगे और आपका भविष्य भी मंगलमय होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।